जय हिंद। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। 19 जनवरी आज की तारीख है और हम आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जो एक दिन संडे का करंट अफेयर छूटता है उसको भी देखते हैं, बशर्ते इंपॉर्टेंट घटनाएं वो होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। भारत ने जनवरी 2026 में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश कौन सा है ये आपको बताना है। जनवरी 2026 में हुआ है, दूरसंचार क्षेत्र में हुआ है। सीधा प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है और ये देश है आपका जर्मनी। यह है जर्मनी। भारत और जर्मनी एक उभरती और भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकी और नियामक ढांचे में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम आगे भविष्य में जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी उसको तो शेयर करेंगे ही, हम इसके नियामक ढांचे पर भी बातें शेयर करेंगे। जैसे हमारे यहाँ नियामक कौन है? ट्राई। हमारे यहाँ कौन करता है? ट्राई। यह हस्ताक्षर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान 12-13 जनवरी 2026 को किए गए। जर्मनी 23-24 में भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत और जर्मनी के बीच में मई 2000 से रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। इसका बड़ा महत्व होता है। 25-26 साल हो गए, तो 25 साल पूरे होने इतना आसान नहीं होता है। ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर सितंबर 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे। 20 साल इसके हो गए, 26 साल इसके हो गए। ठीक है। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है और यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन यूनियन, बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये कौन है? जर्मनी। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? बर्लिन। एक दिन जर्मनी को मैंने मैप पर आपको दिखाया था, पूरा आपको समझाया था उसमें। अगला जो प्रश्न है, कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम क्या है? कर्तव्य पथ पर आयोजित होगी, 2026 की गणतंत्र दिवस होगी, और मतलब गणतंत्र दिवस परेड होगी। और इसका जो सबसे खास बात है वो आपको ध्यान रखना है, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के 150 साल। ये क्या होगा इस बार? इसकी मुख्य थीम, ये मेन थीम होगी। ठीक है। और ये बाकी चीजें हटा दीजिएगा, कंफ्यूजन होगा विकसित भारत को लेके, लेकिन यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह केंद्रित है। पहली बार भारतीय सेना द्वारा कॉम्बैट डिस्प्ले, युद्ध प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार ऐसा किया जाएगा, नहीं तो आप देखते हैं वायुसेना यहां पर करती है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी 1822 में, और इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। ठीक है। पहली बार 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। मैं आपको इसका पीडीएफ भी देता हूं। और यहां पर मेरा दावा है कि उन चीजों को ही हम डिस्कस करते हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस रूप में ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर्तव्य पथ पर 1923 में कलाकार तेजेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा बनाई गई वंदे मातरम चित्रों की श्रृंखला भी प्रदर्शित की जाएगी। तो किसने बनाया है? तेजेंद्र कुमार मित्रा। किसने बनाया है? तेजेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा बनाई गई वंदे मातरम चित्रों की श्रृंखला, इसको भी क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परेड में एक चीज और होगी, यूरोपीय संघ के दो प्रमुख नेता एंटेरियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन, ये मुख्य अतिथि होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ के दो प्रमुख नेता हैं, एंटोनियो कोस्टा और दूसरा है उर्सुला वान डेर लेयन। ये दो लोग इस बार के चीफ गेस्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखिएगा। वर्ष 2026 में तमिलनाडु और पुदुचेरी में तिरुवल्लुवर दिवस किस तिथि को मनाया गया? तिरुवल्लुवर दिवस ये किस तिथि को मनाया गया? तो ये 16 जनवरी को ही मनाया जाता है। पोंगल उत्सव के दौरान महान तमिल कवि, ये कौन है? तिरुवल्लुवर क्या है? ये एक तमिल कवि है। ये जो है
एक तमिल कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तमिल कवि है, पोंगल उत्सव के दौरान इनका दिवस मनाया गया। और तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल की रचना की थी। कई बार ये फैक्ट आपसे पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कई बार। इसमें 1330 दोहे, दोहे का मतलब कुरल, जो कुरल है, कुरल का मतलब होता है क्या, दोहा। और ये दिवस पहली बार 1935 में चेन्नई के पचैयप्पन कॉलेज में मनाया गया था। 1976 में चेन्नई में उनके सम्मान में वल्लुवर कोटम स्मारक बनाया गया था। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची प्रतिमा स्थित है, जो उनके ग्रंथ के अध्यायों का प्रतीक है। कितने, 133 फुट। तो जितने अध्याय हैं, हर अध्याय में 10 दोहे और टोटल दोहे 1330। तो ये इनके अध्याय, 133 फुट प्रतिमा इसमें बनाई गई है, कन्याकुमारी में ये है। तिरुकुरल है ना, तिरुकुरल को तमिल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक माना जाता है। इसको विश्व वेद भी कहा जाता है। उल्गा पोधुमराई इसका नाम है, वैसे उल्गा पोधुमराई, और इसका अर्थ होता है विश्व वेद। इसका अर्थ क्या होता है, विश्व वेद। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वल्लुवर कोट्टम जो है, ये चेन्नई में स्मारक है उनका। 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, मैं आपको अभी ये बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला डेर लेयन, ये दो लोग हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं ये। और एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद पहले जो है ये काउंसिल के हैं, और दूसरा यूरोपीय आयोग के हैं, है ना, यूरोपियन जो कमीशन है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, ये महिला है और ये पुरुष है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में गहराते रणनीतिक संबंधों का यह प्रतीक है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 2004 से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चली आ रही है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बार बार पूछा जाता है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स कहां पर स्थित है, बेल्जियम में स्थित है। ठीक है। गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, ये पूछा जाता है। गणतंत्र दिवस पर 1950 में जो प्रथम मुख्य अतिथि बनाए गए थे वो राष्ट्रपति सुकर्णो थे, कहां के, इंडोनेशिया के। ठीक है। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। ये लोग जब आएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे। 27 जनवरी 2026 को इंडो यू, है ना, यूरोपीय संघ और भारत के बीच में शिखर सम्मेलन, और ये कितने क्रम का होगा, ये 16वां होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। बात समझ गए, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इनके पद क्या है ये भी याद रखिएगा। यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की जो उर्सुला वान डेर लेयन है ये है, और एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। दिल्ली हाट आईएनए में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन मंत्रालय इसको कर रहा है, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसको बोलते हैं। दिल्ली हाट में 18 से 31 जनवरी तक यह आयोजन करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना। उद्देश्य क्या है, विश्वकर्मा विषय इसका जो रखा गया है वो विषय है विश्वकर्मा का अभियान, विश्वकर्मा का अभियान, विकसित भारत का निर्माण, ये रखा गया है। बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, इन सबको आच्छादित करने वाली ये एक योजना है, एक ये आयोजन है। 18 पारंपरिक व्यापार जो ये लोग करते हैं वो इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे, उनका बिजनेस होगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, भूलिएगा नहीं। और देश भर से 117 से अधिक कारीगर इसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। 117 से अधिक कारीगर इसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। एमएसएमई के अंतर्गत ये आ रहा है। अगला सवाल, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, इन्होंने एसेज श्रृंखला चल रही थी, एसेज श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के कारण ये पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, ये दिसंबर 2025 का है,
दिसंबर 2025 का ये पुरस्कार है। 2025 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ, लास्ट मंथ है ना, इसलिए आगामी परीक्षाओं में इसको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मिशेल स्टार्क ने ये पहली बार सम्मान प्राप्त किया है। दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवाइड, लॉरा वोलवाल्ट, वर्ल्ड इसको बोलेंगे, लॉरा वोलवाल्ट, ये दिसंबर 2025 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है, महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी ने इन मासिक पुरस्कारों की शुरुआत जनवरी 2021 में की थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं, जय शाह हैं, ठीक है। मासिक पुरस्कार कब शुरू हुए थे? ये 2021 में शुरू हुए थे। मिशेल स्टार्क को ये पहली बार मिला है, पुरुष जो है। जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यमन के प्रधानमंत्री के रूप में सलेम बिन ब्रैक को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? किसको? ये गलत हो जाएगा अगर आप इसको ठीक करेंगे, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दिया है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये इस्तीफा दिए हैं, तो ये तो नहीं होंगे। इन्होंने क्या दिया है? इस्तीफा। आंसर क्या होगा? साया मोहसन जिंदानी, साया मोहसन जिंदानी, ये पीएम ऑफ यमन है, ये पीएम ऑफ यमन अभी चुने गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, सलेम बिन ब्रैक इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो विदेश मंत्री थे साया मोहसन जिंदानी, इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वर्तमान में यमन संयुक्त अरब और संयुक्त अरब अमीरात समर्थित समूहों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी है साना, यमन की राजधानी है साना, याद रखिएगा। और इसकी आधिकारिक मुद्रा यमनी रियाल है, इसकी आधिकारिक मुद्रा यमनी रियाल है। बाबल मंडेब जलडमरू मध्य मैंने आपको दिखाया था एक दिन, यमन के तट के पास स्थित एक सामरिक समुद्री मार्ग है, सामरिक समुद्री मार्ग है। यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी छोर पर स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग में बहुभाषी डिजिटल शासन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर हुए हैं मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश सरकार और डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है 2026 का, तो उसी के दौरान डिजिटल सेवाओं में एआई संचालित भाषा उपकरणों को एकीकृत करने का समझौता किया है। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार और भाषणी प्रभाग। मध्य प्रदेश जल्द ही मिशन मोड में एक समर्पित राज्य एआई नीति, स्टेट एआई पॉलिसी शुरू करेगा। भाषणी भारत का एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच है। मैंने एक दिन आपको बताया था, रिवीजन हो रहा है ये भाषणी, ये क्या है? ये एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच है, जिसका लक्ष्य डिजिटल सेवाओं को भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें डिजिटल सेवाएं सुलभ हों, जिससे कि डिजिटल डिवाइड समाप्त हो, जिससे कि हर लोग इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में इसे उद्घाटित किया, भोपाल में इसका सम्मेलन हुआ। भारत सरकार का राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTM भाषणी के माध्यम से संचालित होता है, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। इसका लक्ष्य हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को भारतीय भाषाओं के लिए सुलभ बनाना। भाषणी भारत का एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई आधारित भाषा अनुवाद मंच है भाषणी, कभी भी आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म बताइए जरा इसका। भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किन दो गंतव्यों को जोड़ने के लिए किया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो दो गंतव्य जो जोड़े जाएंगे ये है हावड़ा और गुवाहाटी, गुवाहाटी कामाख्या, ठीक है, और हावड़ा बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये हावड़ा पड़ता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। कामाख्या हावड़ा के बीच ये ट्रेन चलेगी, स्लीपर ट्रेन है, 14 घंटे में यात्रा पूरी करेगी और सामान्य ट्रेन से 3 घंटे ये कम है। वंदे भारत ट्रेनों को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डिजाइन और निर्मित किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहां पर निर्मित किया जाता है? पहली चेयर कार वंदे भारत ट्रेन 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच में शुरू की गई थी। स्लीपर संस्करण को लंबी दूरी की रात भर की यात्राओं के लिए विकसित किया गया है। जैसे अगर कम दूरी है तो बैठ के लोग चले जाते हैं, लेकिन लंबी यात्राएं हैं तो लोग सो के जाएंगे, इसलिए इसको बनाया गया है।
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में डिजाइन किया जाता है। ये जो ट्रेन है इसमें 13 जो है वो कोच है, 13 नहीं, इसमें 16 कोच है। इसमें जो 16 कोच रखे गए हैं ये आप ध्यान रखिएगा। और कुल क्षमता जो इसकी है वो 823 पैसेंजर की है। टोटल जो यात्री इसमें बैठ सकते हैं वो 823 है एंड 16 कोच हैं इस ट्रेन में। ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच ये चलेगी। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार काडर के 1991 बैच के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ, इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग में आयुक्त नियुक्त किया गया है। पहले ये गृह मंत्रालय में आंतरिक एक सुरक्षा के विशेष सचिव थे। आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव के तौर पर इन्होंने काम किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो 1964 में स्थापित हुआ था के संथानम समिति की सिफारिश पर। कई बार यह सवाल पूछा गया है किस समिति की सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश पर। कब? 1964 में। सीबीसी अधिनियम 2003 के तहत इसे वैधानिक स्टेट्यूटरी दर्जा दिया गया है। आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 1+2 ये 2 और आयुक्त होते हैं। एक ये मुख्य होता है और 2 और आयुक्त होते हैं और इनका कार्यकाल 4 या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, 4 साल या 65 वर्ष होता है। जो भी पूरा पहले होता है ये रिटायर हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये रहे आपके 10 सवाल। ये आपको कैसे लगते हैं आप हमको जरूर बताएं। इनके साथ साथ हम पीडीएफ इसका देते हैं कि आप रिवीजन कर पाए, और डेली अगर आप इसको वॉच करते हैं तो आपका करंट बिल्कुल अपडेट रहता है। मिलते हैं फिर कल के नए एपिसोड में। बाकी जितने भी कार्यक्रम चैनल पे चल रहे हैं उनको आप जरूर वॉच करें। पोस्ट पे जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उनका जवाब दें। मोटिवेशन के जो शॉर्ट वीडियोस पढ़ते हैं उनको भी देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।